नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल PSC बाय डीसी सर पर। दोस्तों, आप सभी को पता है मैं आपके लिए MPPSC प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम एनालिसिस सीरीज लेके आया हूँ। इसमें हम आपके लिए जितने भी प्रीवियस ईयर में MPPSC ने एग्ज़ाम आयोजित कराए हैं उन सभी के पेपर को सॉल्व कराने वाले हैं। डेली हम आपको 25 MCQ सॉल्व कराते हैं और कभी यह सीरीज मात्र 20 मिनट की होती है। कभी आपने डेली इस सीरीज को देखा तो यकीन मानिएगा, जाते जाते आज से मान लो कि 100 दिन तक कभी आपने कंटिन्यू देखा तो आपको मैं 2500 फैक्ट ऐसे दे दूंगा जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाते हो उनको लगाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। साथ में मैं क्या कर रहा हूँ कि जो करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न हैं उनको भी इसमें कनेक्ट कर देता हूँ। तो आपको इस सीरीज को जरूर देखना है क्योंकि MPPSC 2026 को आप टारगेट करते चल रहे हैं। तो ये खाना खाते समय सीरीज है, इसको आप खाना खाते समय देख सकते हो। अति महत्वपूर्ण क्लास है क्योंकि अभी कल परसों के दिन आप सभी को पता है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्जाम हुआ था। उसमें भी हमने जो प्रीवियस 6 क्लासेस कराई थी जिसमें ARO का पेपर हमने सॉल्व कराया था, उससे लगभग 70 से 80% प्रश्न हमें देखने को मिले। तो आगे भी ऐसा ही होगा कि अधिकतर प्रश्न वहीं से पूछे जाएंगे जो MPPSC द्वारा कराए जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम प्रमुख रूप से माइनिंग ऑफिसर डेंटल सर्जन का जो एग्ज़ाम हुआ है अभी 2025 में नवंबर में, उस एग्ज़ाम को हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं डेंटल सर्जन के को। आज हम डेंटल सर्जन के 25 क्वेश्चन करेंगे, कल उसके 25 क्वेश्चन कल हम सॉल्व कराएंगे। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग मानकीकृत वेब पेजों को डिजाइन करने के लिए किया जाता है ताकि वेब सामग्री किसी भी कंप्यूटर से पढ़ा और समझा जा सके। देखिए, मैंने अभी यूनिट 9 की क्लासेस ली थी MPPSC प्रीलिम्स लाइव बैच में। उसमें मैंने आपको बताया था कि वेब पेजेस बनाने के लिए पहले मैंने आपको बताया था कि जो हमारा वेब ब्राउज़र है या ब्राउज़र है उसको टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, टिम बर्नर्स-ली द्वारा इस ब्राउज़र को कैसे करा गया था, तो इसने पहले वेब पेजेस बनाए और वेब पेजेस को आपस में जोड़ा, यानी लिंक किया और लिंक करके उसे किस पे डाल दिया गया, मुख्य रूप से ब्राउज़र पे डाला गया, जिसके द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। फिर मैंने बताया था कि ये वेब पेजेस को किसकी सहायता से बनाया जाता है, तो मैंने आपको बताया था HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के द्वारा क्या किया जाता है, इनको बनाया जाता है। ये मैंने आपको बताया था। फिर मैंने उसमें एक और चीज़ बताई थी कि कभी HTML के से बने पेजों को लोग बाग चुरा लेते, तो आजकल HTMLS का भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज सिक्योर, यानी उनको सिक्योर करने के लिए HTMLS का भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है वेब पेजों को डिजाइन करने के लिए, तो आप सभी को पता है HTML का इस्तेमाल किया जाता है। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये सभी क्या है, इनके फुल फॉर्म है, ये भी आपको याद रखने हैं। अब देखिए, भारतीय लिपि कोडिंग के लिए एक सामान्य मानक IACII का पूर्ण रूप क्या है। देखिए, एक अमेरिका के लिए एक अलग कोडिंग का इस्तेमाल किया जाता था, भारत की कोडिंग के लिए IACII का फुल फॉर्म मुख्य रूप से है इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या है बेटा, इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यहाँ पर स्क्रिप्ट आएगा, आपको याद रखना, और इंफॉर्मेशन इंटरचेंज तो अपन ने उसमें भी पढ़ा था। AACII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, वहाँ पर पढ़ा था। इंडिया के संदर्भ में हम बात करेंगे तो आई से भारतीय हो जाएगा या इंडियन हो जाएगा, उसके बाद स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार की क्लाउड परियोजना मॉडल में उच्चतम सुरक्षा विशेषता होती है। क्या पूछा हुआ है, किस प्रकार की क्लाउड परियोजना में सुरक्षा कैसी होती है, उच्चतम होती है। तो आपको याद रखना है, निजी क्लाउड जो हमारा पर्सनल क्लाउड होता है उसमें क्या होती है, उच्चतम सुरक्षा उसकी विशेषता होती है। उसके अलावा सार्वजनिक क्लाउड यानी क्या होता है, यहाँ पर आप अपना डेटा स्टोर करके रखते हो। तो निजी क्लाउड में आप सभी को मालूम होगा कि सुरक्षा ज़्यादा हाई होती है, सार्वजनिक में हर कोई इसको एक्सेस करता है, तो इसके कारण वहाँ पर हमें सुरक्षा कम देखने को मिलती है। हाइब्रिड में निजी और सार्वजनिक दोनों को मिला के बनाया जाता है। सामुदायिक किसी विशेष समुदाय के लिए बनाया जाता है। तो ये कुछ क्लाउड्स होते हैं जिसमें सबसे उच्चतम सुरक्षा किसमें होती है, निजी क्लाउड के अंतर्गत होती है। अगले प्रश्न पे चले उससे पहले मैं MPPSC प्रीलिम्स 2026 लाइव बैच के बारे में बता देता हूं कि बेटा 1 दिसंबर 2025 से शुरू हुआ है और अभी हमारी यूनिट
कौन सी चल रही है, 4 चल रही है। डीसी सर द्वारा यूनिट 10 को कंप्लीट करा दिया गया है और हमारा टारगेट है कि 60 दिनों में इस जो प्रीलिम्स का कोर्स था इसे हम आपको पूर्णतः कंप्लीट करा दें, और 60 दिन में हम करा देंगे, यानी जनवरी के आखिरी टाइम तक तो आपके पास 2-3 महीने किसके बचेंगे, रिवीजन के बचेंगे। साथ में जैसे ही कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने आपको रिवीजन छोड़ दिया, हम आपका रिवीजन भी कराएंगे जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक। तो इस बैच को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए, मात्र 999 में आपको मिल रहा है। इसमें आपको रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस, ऑल टॉपिक्स PDF, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट सभी कुछ मिलने वाला है। यहाँ मात्र 999 में है। इसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन PSC बाय DC सर को डाउनलोड कर लो, या दिए गए नंबर पर भी आप क्या कर सकते हो, कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो मेरा तो यही मानना है, इस सीरीज को आप ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ एक प्रीलिम्स की ऐसी श्रृंखला हमने जारी की है जो आपको सिलेक्शन तक जरूर पहुँचाएगी। अब हम आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। सेंसर से एकत्रित डाटा को क्लाउड या प्रोसेसिंग नोड्स पर गणना के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स के किस घटक को भेजा जाता है। यहाँ पर पूछा गया है कि जो सेंसर द्वारा हम क्या करते हैं, डेटा को इकट्ठा करते हैं, फिर उसे प्रोसेस करते हैं, तो इंटरनेट के किस घटक तक पहुँचाया जाता है। तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा, उसे प्रोसेस करने के लिए नेटवर्क पर ही पहुँचाओगे। याद है, सेंसर के द्वारा आपने डेटा इकट्ठा कर लिया, अब आप उसे प्रोसेस करना है, तो प्रोसेस कहाँ करोगे, तो सीधी सी बात है सर, नेटवर्क के ऊपर ही वहाँ क्या होता है, प्रोसेस होता है। अगला है, डेटा को पूर्व प्रसंस्करण करते समय डेटा को विश्लेषण प्रक्रिया के लिए उपयुक्त स्वरूपों में बदलने के लिए किस प्रकार का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है, डेटा के पूर्व प्रसंस्करण करते समय डेटा का विश्लेषणात्मक प्रक्रिया के लिए उपयुक्त स्वरूपों को बदलने के लिए किस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है डेटा रूपांतरण का। यहाँ पर आया स्वरूप को बदलने के लिए, तो स्वरूप किस में बदलोगे, तो डेटा रूपांतरण में ही बदलोगे। एकीकरण में इकट्ठा किया जाता है, क्लीनिंग में साफ किया जाता है, न्यूनीकरण में बहुत बड़े डाटा को हम क्या करते हैं, छोटे डाटा में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर 5वां प्रश्न का आंसर होता है डेटा रूपांतरण। अगले, हिनोता किस खनिज की प्रमुख खान है। ये MPPSC प्रीलिम्स की जो हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं उसमें आपको सीधा देखने को मिलेगा, हिनोता और अंगोरा की खान किस खनिज से संबंधित है। ये हमने MCQ बनाया था और आपको डेंटल सर्जन के पेपर में ये सीधा देखने को मिला। और हिनोता की खान हमारे किससे संबंधित है, हीरा से संबंधित है। हिनोता, फिर अंगोरा, रामखेरिया, ये सभी खाने किससे, हीरे से संबंधित है, जो कि पन्ना में हमें देखने को मिलती है। तांबा से आप सभी को पता है मलाज खंड है, और सोने से आप सभी को पता है चकरिया की खान है, जो किससे संबंधित है, सोने से संबंधित है। तो ये सभी खाने आपको याद रखनी है। बेलसपन सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पर चल रही है, तो बेलसपन नामक सौर परियोजना नीमच जिले में चल रही है। और हाल ही में अभी एक आंकड़ा जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन किस जिले में किया जाता है, तो नीमच जिले में किया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। इंदौर में सबसे पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया था कस्तूरबा गांव में आपको समझ पता है। खंडवा के ओमकारेश्वर में मध्य प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया जा रहा है, जो कि 600 मेगावाट से संबंधित है। ये सभी बातें मैंने आपको पहले ही बताई थी, अब वापस से रिकॉल करा रहा हूँ। अब देखिए, आप जब पेपर सॉल्व करते हैं तो इसी वे में सॉल्व कीजिए। अगले प्रश्न पे चले उससे पहले मैं टेस्ट सीरीज के बारे में बता देता हूँ। तो बेटा, हमारे यहाँ 3 टेस्ट सीरीज चल रही है। एक चल रही है FLT, एक चल रही है यूनिट 22 प्लस FLT, और एक चल रही है 14,000 MCQ वाली। अब देखिए, FLT वाली में हम आपको 50 FLT देंगे, जो मात्र 199 में मिल रही है। यूनिट वाइज और FLT में हम आपको क्या करने वाले हैं, 75 टेस्ट देने वाले हैं, मात्र 350 रुपये में। 14,000 MCQ की जो सीरीज है वहाँ आपको 299 में मिलने वाली है। ये 3 टेस्ट सीरीज अभी हमारे MPPSC के जो हमारा एप्लीकेशन है उस पर चल रही है। इन सब की सबसे अच्छी विशेषता है, हम आपको PDF प्रोवाइड करते हैं। इन PDF को आप निकला के क्या कर सकते हो, घर पर लगा सकते हो। तो देखिए, अभी हम कहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो देखिए 12वां महीना चल रहा है, 16 तारीख हो चुकी है। यहाँ तक हमने टेस्ट अपलोड कर दिए। कल आप 18वां टेस्ट देखेंगे तो टेस्ट नंबर 31 आपको देखने को मिलेगा सुबह 10 बजे। तो अभी भी 20 टेस्ट बचे हुए हैं। 20 टेस्ट को आप टाइमिंग के हिसाब से लगा लीजिए। पुराने टेस्टों की PDF निकला के उन्हें घर पर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। उसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, हमारे द्वारा जो एनालिसिस किए गए क्वेश्चन है, वो सभी कुछ इसमें मिलने वाले हैं। तो तैयार हो जाओ इस सीरीज को ज्वाइन करने के लिए। और मेरा तो यही मानना है, कोर्स और टेस्ट सीरीज को एक बार खरीदो और आपका सिलेक्शन पक्का होगा।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में बॉक्साइट उत्पादक प्रमुख जिलों में कौन सा नहीं है? आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में बॉक्साइट का उत्पादन मुख्य रूप से पूर्वी मध्य प्रदेश में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? पूर्वी मध्य प्रदेश में किया जाता है, और पूर्वी मध्य प्रदेश की ये वाली बेल्ट में। तो यहाँ पर अनूपपुर, शहडोल और मंडला, ये तीनों जिले किससे संबंधित है? बॉक्साइट उत्पादन से संबंधित है। तो झाबुआ जिले में मुख्य रूप से बॉक्साइट का उत्पादन नहीं किया जाता है। यहाँ पर रॉक फॉस्फेट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि उर्वरक उद्योग में इस्तेमाल की जाती है। फिर आगे हम चलते हैं। 2011 की जनसंख्या घनत्व के अनुसार मध्य प्रदेश के जिलों को अवरोही क्रम में जमाइए, यानी घटते हुए क्रम में हमें जमाना है। तो 9th का जो आंसर है वह है बी है। देखिए, जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा सतना में है, उसके बाद सागर, फिर दमोह और उसके नीचे रायसेन। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? तो 1 वर्ग किलोमीटर में जितनी जनसंख्या रहती है उसे हम क्या बोलते हैं? मुख्य रूप से जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 236 है, आप सभी को पता है। और यहाँ पर आप पता है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो आप सभी को पता है मुख्य रूप से डिंडोरी में हमें सबसे कम जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है 94, और सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है भोपाल में। ये सभी बातें आप सभी को पता होंगी। अब 2001 में हमारे यहाँ जनसंख्या घनत्व 196 था, जो 40 संख्या बढ़कर वर्तमान में 2011 में कितना हो चुका है? 236 हो चुका है। ये सभी प्रश्न आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे, मैंने आपको बता दिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2011 के डेटा के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर का प्रतिशत कैसा है? तो यहाँ पर पूछा गया है कि राज्यों के अनुसार बताना है कि कम है कि ज़्यादा है। तो इसका राइट आंसर हमें बी और सी दोनों मिलते हैं। तो गुजरात और पंजाब से भी हमारा साक्षरता दर कम है, साथ में महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से भी हमारी साक्षरता दर कम है। आप सभी को पता है मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 69.3 है। 69.3 क्या है? अपने यहाँ की साक्षरता दर है, जिसमें से 59.2% महिलाओं की है। किसकी है? महिला की है 59.2, और इन पुरुषों की कितनी है? 78.3 है। ये दोनों बातें आपको याद रखना है। सबसे साक्षरता वाला जिला हमारा कौन सा है? तो आप सभी को पता है जबलपुर है, और सबसे कम साक्षरता वाला अलीराजपुर है। ठीक है, अलीराजपुर भारत में सबसे कम साक्षर जिला है। मध्य प्रदेश के कौन सा जिला बेगा विकास प्राधिकरण का कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो आपको समझ में आना चाहिए कि मध्य प्रदेश में जो बेगा जनजाति है वहाँ मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में निवास करती है। कहाँ पे निवास करती है? तो आप सभी को पता है कि दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में निवास करती है, और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र ये है। तो देखिए, यहाँ पर उमरिया आता है। हाँ सर, यहाँ पर उमरिया आता है। बालाघाट यहाँ आता है, शहडोल यहाँ आता है। तो लगभग इन तीनों जिलों में तो रहती होगी। सीधे कुछ अलग जा रहा है, तो यहाँ पर हमें याद होना चाहिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीधे। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हटा सकते हैं। आप सभी को पता है बेगा साल वृक्ष में बूढ़ा देव की पूजा करते हैं। ठीक है, ये सभी बातें आपको मालूम है, अति पिछड़ी जनजातियों में से एक है। फिर आगे हम चलते हैं। शंकर शाह और रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना का लाभ किसे प्रदान किया जाता है? सबसे पहले आपको याद रखना है, शंकर शाह और रानी दुर्गावती दोनों गोंडवाना वंश से संबंधित हैं। ठीक है, इसका लाभ मुख्य रूप से किसको दिया जाता है? तो इसका लाभ मुख्य रूप से विद्यार्थियों को दिया जाता है। अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का नेतृत्व करने वाले निमाड़ क्षेत्र से क्रांतिकारी भीमा नायक का जन्म किस जिले में हुआ था? आप सभी को पता है, इनका जन्म बड़वानी जिले में हुआ था। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान NIRTH, मैंने थोड़े दिन पहले ही आपको बताया था, जब हम वो सबसे पहला पेपर सॉल्व कर रहे थे जिसमें ARO का, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर का, उसमें मैंने आपको फैक्ट याद कराए थे। तो उसमें राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान का बारे में बताया था। साथ में जब आप हमारी MPPSC प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज लगाओगे तो उसमें भी ये प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे, क्योंकि हमने टेस्ट सीरीज इन्हीं सबको एनालिसिस करके बनाया है कि जितने भी जनजातीय संस्थान हैं मध्य प्रदेश में, सभी के बारे में हमने हमारी टेस्ट सीरीज में लिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? जबलपुर इसका राइट आंसर है। ठीक है, फिर देखिए, द राजगोंड महाराजास ऑफ सतपुड़ा हिल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो देखिए, यहाँ पर राजगोंड मुख्य रूप से क्या करते थे? शासन करा करते थे पचमढ़ी वाले क्षेत्र में, और पचमढ़ी वाले क्षेत्र में इनके ऊपर ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो CU बिल्स के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी, याद रखना। फिर देखिए, आगे हम चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर में रेयर अर्थ थीम पार्क स्थापित किया जा रहा है? तो 16वें का राइट आंसर है टीकमगढ़ जिले में रेयर अर्थ थीम पार्क को क्या किया जा रहा है? स्थापित किया जा रहा है। करंट अफेयर है। फिर देखिए, जियोग्राफिकल पार्क, आप सभी को पता है कि भारत का पहला जियोग्राफिकल पार्क कहाँ पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है जबलपुर जिले में।
ये फैक्ट भी आप याद रख लो। मध्य प्रदेश के किस जिले में मुख्यतः मैग्नीज अयस्क पाया जाता है? तो मैंने आपको बताया था धारवाड़ की चट्टानों में मुख्य रूप से हमें मैग्नीज मिलता है, और धारवाड़ की क्रम की चट्टानों का विस्तार हमें मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से में मिलता है। अब दक्षिण पूर्वी हिस्से में मैग्नीज की एक खान मैंने बताई थी, भरवेली की खान, जो एशिया की सबसे बड़ी खुले मुंह की खदान थी, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। और ये खदान मुख्य रूप से हमें कहाँ देखने को मिली थी? बालाघाट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? बालाघाट हो जाता है। अगले प्रश्न पे चले उससे पहले एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 का बैच ज्वाइन कर लीजिए। 1 दिसंबर से ही चालू हुआ है, 30 जनवरी तक इसमें हम आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करा देंगे मात्र 999 में। इसको ज्वाइन करने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन पीएससी बाय डीसी सर को डाउनलोड कर लीजिए। इसमें डेली लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, साथ में जब लाइव क्लास आप नहीं देख पाओगे तो आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। डेली टाइमिंग भी बहुत अच्छा है, 4 से लेके 7-8 बजे तक आपकी क्लासेज चलती है, तो टाइमिंग भी बहुत अच्छा है। तो आप इसे ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए। ऑल टॉपिक्स पीडीएफ मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, सब कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। अब देखिए, बुरहानपुर में निर्मित एक भूमिगत जल प्रबंधन प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? आप सभी को पता है, खूनी भंडारा के नाम से जाना जाता है। हाल ही में यूनेस्को ने इसे टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया। खूनी भंडारे के द्वारा पूरे बुरहानपुर जिले को पहले पानी सप्लाई किया जाता था। फिर मध्य प्रदेश के किस शहर में जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान? कल ही हमने मध्य प्रदेश का कृषि पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बाल्मी नामक एक संस्था बताई थी, और मैंने बताया था कि यहाँ करोद जो चौराहा है भोपाल का, उसके आगे ही पड़ती है। कृषि अभियांत्रिकी संस्थान है, उसके आगे आप जाओगे तो आपको बाल्मी संस्थान देखने को मिलेगी, जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान, और ये हमारे भोपाल में स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। व्यापारिक सुधार कार्य योजना 2022 में मध्य प्रदेश को कौन सा दर्जा प्राप्त हुआ है? तो आपको याद रखना है, इसमें मुख्य रूप से मध्य प्रदेश को टॉप अचीवर्स की कैटेगरी में रखा गया है। प्रसिद्ध ताम्रपाषाण कालीन स्थल कायथा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मैंने कल भी आपको बताया था, कायथा ताम्रपाषाण कालीन स्थल है, जिसकी खोज बीएस बांखड़कर के द्वारा की गई थी, और यहाँ से मुख्य रूप से तांबे के रथ वगैरह हमें प्राप्त होते हैं। और ये किस नदी के किनारे है? तो काली सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर आगे चलते हैं। अशोक का लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के निम्नलिखित किस स्थान पर नहीं मिला है? तो भैया पानगुराड़िया में मिला है, सीहोर में, गुर्जरा दतिया में मिला है, रूपनाथ कटनी में मिलता है, और मांडा में तो भैया मांडा में तो क्या है, गुफाएं हैं, तो यहाँ पर नहीं मिला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? मांडा। हूण आक्रमणकारी मिहिर कुल में निम्न में से किन राजाओं को पराजित किया था? तो मिहिर कुल आपको याद रखना है, हूण आक्रमणकारी था, और इसके द्वारा मुख्य रूप से बालादित्य और यशोवर्मन दोनों राजाओं को क्या किया गया था? पराजित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाता है बी। अगले प्रश्न पे चले। एमपीपीएससी प्रीलिम्स की एफएलटी सीरीज मात्र 999 में, इसे ज्वाइन कर लो, क्योंकि 26 अप्रैल ज़्यादा दूर नहीं, और 26 अप्रैल तक क्या होगा कि आपके सामने एग्ज़ाम आपको देखने को मिलने लगेगा। तो इसे ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मात्र 199 में इसको ज्वाइन करने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन पीएससी बाय डीसी सर को डाउनलोड कर लीजिए। इसमें एनालिसिस बेस्ड पेपर बनाए गए हैं डीसी सर और मेरे द्वारा, और आपको हर चीज़ मिलेगी, पीवाईक्यू से लेकर एनालिसिस एमसीक्यू भी आपको देखने को मिलेंगे। अगले में देखते हैं, कलचुरी नरेश कर्णदेव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर पूछा, यहाँ प्रबोध चंद्रोदय की रचना की नहीं की थी भैया। फिर कोकल देव उनका पिता था, बिल्कुल नहीं था। उसने हूण राजकुमारी अबल देवी से विवाह किया था, तो बिल्कुल सही है, कलचुरी नरेश कर्ण देवी ने हूण राजकुमारी से ही विवाह किया था। मुंज को परास्त किया था, नहीं किया। अब मालवा के सुल्तान हुसैन शाह को गुजरात के किस मुस्लिम शासक ने पराजित कर बंदी बना लिया था? तो इसका राइट आंसर है मुजफ्फर शाह ने मुख्य रूप से हुसैन शाह को पराजित कर क्या कर लिया था? गुजरात मुजफ्फर शाह को पराजित कर मालवा के शासक हुसैन शाह को गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह ने पराजित कर बंदी बना लिया था। ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर हमारी क्लास आज की कंप्लीट होती है। कैसा लगा आपको ये सेशन ज़रूर बताना है, साथ में कमेंट बॉक्स में बताना है कि हिनोता की खान किस खनिज से संबंधित है। आंसर बेटा ज़रूर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस सीरीज़ को शेयर कीजिए, आप भी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।